नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में रह के पीएचडी करने के क्या क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों देखिए, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईएससी बेंगलोर है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, इस टाइप के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जो इंडिया के, अगर आप वहाँ से पीएचडी करते हो तो एक बात तो है कि आपकी पीएचडी की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आपकी जो डिग्री होगी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बेकार सी डिग्री मिलेगी जिसको कोई पूछेगा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी इंडिया में रह के पीएचडी करने के कुछ कुछ नुकसान हैं। इसका मैं आपको एक सबसे अच्छा प्रूफ देता हूं। देखिए, हम लोग के जो ये टॉप इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बेंगलोर, यहाँ पर जो भी मास्टर्स के लिए स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, आप देखिए ये सब 2 साल का मास्टर करने आते हैं और अगर इनका फिर आगे चल के पीएचडी करने का मूड बनता है तो ये यहीं रह के पीएचडी नहीं करते हैं, ये लोग विदेश में जाके पीएचडी करते हैं। अच्छा, अब आप विदेश का मतलब ये मत समझ लेना कि पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान जैसे देश, नहीं। विदेश का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन सब कंट्रीज में जाके लोग पीएचडी करना प्रेफर करते हैं और इंडिया में रह के प्रेफर नहीं करते। तो मतलब कि इसका कुछ ना कुछ तो नुकसान है इंडिया में रह के पीएचडी करने, इसीलिए जिसको भी बाहर जाने का मौका मिलता है वो बाहर जाके ही पीएचडी करता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 3 नुकसान बताता हूं इंडिया में रह के पीएचडी करने का। अच्छा दोस्तों देखिए, इंडिया में रह के जो सबसे पहला नुकसान है पीएचडी करने का वो क्या है? वो ये है कि आपको स्टाइपेंड बहुत कम मिलता है। कितना कम? आपको शुरू के 2 साल मिलता है 31,000 रुपये और बाद के 3 साल जो है, अगर आपकी टोटल 5 साल की पीएचडी है तो उसमें आपको शुरू के 2 साल मिलेगा 31,000 रुपये और बाद के 3 साल हैं उसमें आपको मिलेंगे 35,000 रुपये। यानी कि आपको अपने पूरे 5 साल पीएचडी में 30 से 35,000 रुपये ही मिलता है हर महीने का, जिसमें आपको अपना पूरा गुजारा करना होता है। अब इसी के कंपेरिजन में आप देखो कि अगर आप यूएस या फिर यूरोप में जाकर पीएचडी करते हो तो वहां पे आपको मिलेगा $1,800 से $2,000 या फिर यूरोस। ये ऑन एन एवरेज लगभग सबको इतना मिलता है पीएचडी करने का। अब अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, वहाँ पे अगर आप एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं तो आपको पता है आपका मंथली खर्च कितना होगा? मंथली वहाँ पे खर्च होता है अराउंड 900 यूरोस। अगर आप जर्मनी को देखें तो जर्मनी में आप अगर एज अ स्टूडेंट रहेंगे तो आपका मंथली खर्च अराउंड 900 यूरोस होता है। अब आपको मिलेंगे 1800 यूरोस और आपका खर्च है अराउंड 900 यूरोस, ठीक है। तो आपका बचेगा कितना? आपका ऑलमोस्ट 900 यूरोस हर मंथ की आपकी सेविंग हो रही है, ठीक है। तो इस 900 का मतलब आप अराउंड 70,000 रुपये हर महीने का बचा लोगे। इसका मतलब जब आप 4-5 साल बाद अपनी पीएचडी खत्म करोगे ना, तो आपके पास अराउंड 10 to 15 lakhs की सेविंग हो चुकी होगी, आपके अकाउंट में इतना पैसा होगा और आप एकदम फाइनेंशियली फ्री हो चुके होगे। अब इसी के कंपैरिजन में देखिए इंडिया में आपको 30-35 हज़ार रुपये मिलता है मंथली और आपके जो इंडिया में एक्सपेंसेस हैं, अगर आप एक ठीक ठाक सिटी में, जैसे कि मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ या आप मान लीजिए आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी करें, आप कहीं से भी पीएचडी करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट मंथली जो खर्चा है वो 20 to 25,000 होता ही है। कैसे? आपकी हॉस्टल की फ़ीस जाती है, मैस की फ़ीस जाती है, उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ी जो है एनुअली या सेमेस्टर वाइज आप पे करते हो, उसके अलावा आप और भी मतलब शॉपिंग वगैरह तो करोगे ही, ट्रैवल करोगे, अगर आप घर जाते हो तो बाई फ्लाइट अगर जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो कुल मिला के आपका ऑन एवरेज 25,000 तो हर मंथ का खर्च हो ही जाएगा। यानी कि आपकी सेविंग ऑलमोस्ट ना के बराबर होनी है पीएचडी में। और इंडिया में पीएचडी करने के 5 साल तो लगते ही हैं। मतलब अगर आप 25 की एज में पीएचडी ज्वाइन करते हो और 30 की एज तक पीएचडी खत्म करते हो, तो आप 30 की एज जब पीएचडी खत्म करके निकलोगे उस समय आप देखो आपके बैंक अकाउंट में कोई भी सेविंग नहीं होगी। आप समझ रहे? 30 की एज में आपके बैंक अकाउंट में कोई सेविंग नहीं होगी। उस टाइम पे अगर मान लो आपको 6 महीने तक एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो हो सकता है कुछ टाइम तक आपको अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़े। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया में रह के एक सबसे बड़ा नुकसान है पीएचडी करने का, कि आप एक तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके इतनी अच्छी डिग्री हासिल करो और ऊपर से आपके पास कोई पैसा ना हो, आपके बैंक अकाउंट में कोई सेविंग ना हो और आप एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए भी आपके पास ऐसा नहीं है कि आप 3-4 महीने तक अपना गुजारा कर पाओ, आपको अपने पेरेंट्स से पैसा मांगना पड़ रहा है। दोस्तों, जो इंडिया में रह के पीएचडी करने का जो दूसरा नुकसान है वो है रिसर्च इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी का। देखिए, होता क्या है कि रिसर्च में अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जर्नल में पेपर पब्लिश करना है तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स पे अपना जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है एक्वायर किया हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ, तो अब मटेरियल्स इंजीनियरिंग में अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे एकदम हाई एंड माइक्रोस्कोप्स हों,
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, APT, ये सारी जो इक्विपमेंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हाई एंड माइक्रोस्कोप अगर मेरे इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, मैं अगर इनको यूज़ करूं तो जो मेरे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क की क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और मेरा जो पेपर जो मैं पब्लिश करूंगा वो एकदम हाई एंड जर्नल में पब्लिश होगा, वर्ल्ड क्लास जर्नल में पब्लिश होगा। लेकिन वही अगर मैं ऐसे ही किसी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऐसे ही किसी मतलब ज़्यादा अच्छे माइक्रोस्कोप्स को यूज़ ना करूँ, ज़्यादा अच्छे से कैरेक्टराइजेशन ना करूँ, तो मेरा जो रिसर्च का जो डेटा क्वालिटी है वो बहुत घट जाएगी। तो इसकी वजह से मेरा जो पेपर है, जो भी मेरा रिसर्च वर्क है, वो अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अच्छे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से। अब देखिए इंडिया में जो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलोर, यहाँ पर ये मोस्टली जो भी अच्छे अच्छे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो सब मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में क्या है कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। इसके कंपैरिजन में आप अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे जहाँ की रिसर्च फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि देखिए इंडिया में तो अगर आप ऐसे जो भी ये हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया में इसका कुछ बनता ही नहीं है। इस तरीके की कोई भी हाई एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती ही नहीं है। तो एक माइक्रोस्कोप तो बहुत दूर की बात है, मतलब रिसर्च में जो छोटी से छोटी चीज़ें भी यूज़ होती हैं ना, वो सब आपको इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है। जैसे कि आपको मतलब एक छोटे से छोटी चीज़ भी अगर कोई खरीदनी है ना अपने रिसर्च वर्क के लिए आपको ज़रूरत है, तो वो इंडिया में आपको मार्केट में कहीं मिलेगी ही नहीं, आपको बाहर से ही इम्पोर्ट करानी पड़ेगी। जैसे कि मैं जब अपना काम कर रहा था तो मैं बहुत ही पतले माइक्रो वायर्स पर काम करता हूँ, तो हुआ क्या, मेरे को है ना उनको हैंडल करने के लिए बहुत ही शार्प ट्वीज़र्स चाहिए थे। तो वो ट्वीज़र्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को सिर्फ ट्वीज़र्स के लिए मेरे को जर्मनी से ऑर्डर करना पड़ा, वहाँ से वो ट्वीज़र आए तब मैं उन पर काम कर पाया। तो इस तरीके से इंडिया में रिसर्च रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट, जो भी अच्छे इक्विपमेंट है, वो आपको मिलते ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि इंडिया का जो हर तरीके से रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट इधर उधर होगा। और क्योंकि इक्विपमेंट की इतनी कमी है, तो मान लीजिए एक आपके इंस्टीट्यूट में एक माइक्रोस्कोप है और वो ख़राब हो गया, अब उसका कोई भी पार्ट इंडिया में मिलेगा नहीं, तो आप उसका पार्ट जो है बाहर से इंपोर्ट होके आएगा, उसमें हो सकता है वो आपका इक्विपमेंट 3-4 महीने के लिए ख़राब पड़ा रहे। तो ये भी एक इंडिया में रह के PhD करने का बहुत बड़ा नुकसान है। ओके दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट, तीसरा जो नुकसान है इंडिया में रह के PhD करने का, वो ये है कि PhD तो आप इंडिया में रह के कर लोगे, लेकिन PhD के बाद इंडिया में ज़्यादा पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। मतलब कि आप मान लीजिए PhD ख़त्म करने के बाद आप कुछ टाइम पोस्ट डॉक करना चाहते हो, तो इंडिया में आपको ढंग की पोस्ट डॉक मिलेगी ही नहीं। मतलब लिटरली इंडिया में PhD करने के बाद पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी ना के बराबर है। आपको अगर अच्छी पोस्ट डॉक करनी है तो ऑलमोस्ट ये सर्टेन है कि आपको इंडिया के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ढंग की पोस्ट डॉक कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है। आप देखिए जो पोस्ट डॉक फेलोशिप भी है इंडिया में, उनमें आपको 50,000 55,000 रुपये मिलेगा। मतलब बीटेक करने के बाद भी एक इंसान को 60-70 हज़ार की ईजिली जॉब मिल जाती है, और जब अगर वो 5 साल बीटेक के बाद अपनी जॉब में करता है तो ईजिली वो 1 लाख के आसपास कमा रहा होगा। लेकिन यहाँ आप 5 साल PhD करने के बाद आपको 50,000 रुपये मिले पोस्ट डॉक करने का, तो मतलब ये बहुत ही बुरा है। इंडिया में रह के अगर आप PhD करने के बाद पोस्ट डॉक करते हो तो आपको ना के बराबर पैसा मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। इसके अलावा जो प्रोफेसर्स होते हैं वो भी पोस्ट डॉक्स को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने PhD स्टूडेंट्स पे ही ध्यान देते हैं। अगर आप किसी नेशनल लैब में ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी आपको एज अ टेम्परेरी स्टाफ ही, अगर आप पोस्ट डॉक ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक टेम्परेरी स्टाफ की तरह ट्रीट करेंगे, आपको पैसा बहुत कम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में पोस्ट डॉक का जो सिनारियो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और जबकि यही अगर आप जाएंगे, आप बाहर अगर PhD कर रहे हैं, वहीं के वहीं आपको ईजिली कहीं भी पोस्ट डॉक मिल जाती है, तो वहाँ पर आप पोस्ट डॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा पेपर पब्लिश कर सकते हो, आप अपनी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो, जिसके बाद आपको बहुत ही ईजिली अच्छे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी पोजीशन मिल पाए। तो जैसे अगर मैं आपको US का बताऊं, तो US में पोस्ट डॉक करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर पोस्ट डॉक की सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अराउंड $5,000 पर मंथ मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत अच्छी रिसर्च आप पोस्ट डॉक में करोगे, आप बहुत अच्छे अच्छे पेपर पब्लिश कर पाओगे। तो ये सारी जो पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी हैं, ये सारी इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में रह के अगर आप PhD करते भी हो तो PhD के बाद भी आपको बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते हैं इंडिया में, अनलेस आप
कहीं पर किसी जगह साइंटिस्ट, परमानेंट साइंटिस्ट बन जाए या फिर आपको परमानेंट फैकल्टी पोजीशन मिल जाए। जब तक ये चीज़ नहीं होती है तब तक के लिए कुछ भी अच्छे ऑप्शन मौजूद ही नहीं है इंडिया में, जबकि इंडिया के बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट डॉक के ऑप्शन मौजूद हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे जो मेरे को लगता है कि इंडिया में रह के पीएचडी करने के जो नुकसान होते हैं वो मैंने इस वीडियो में मैं आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए आपको कुछ और भी लगता है कि इंडिया में रह के पीएचडी करने का कुछ और भी नुकसान है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। और अगर आप मेरे इसी तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।